हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और इसको कोशिश करेंगे 4 से 5 क्लास में आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म हो जाए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये पूरा एक्ट क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था और हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में मिल गया था, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इंडिपेंडेंस से पहले के इस एक्ट को पढ़ें? तो इसका जवाब आज आपको यहाँ मिलेगा। अगर आपने आईपीसी की सारी क्लासेस देखी हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 372, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 372 ये हमें परमिशन देता है, ये बताता है कि अगर कोई भी एक्ट जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का बना हो और अगर वो पूरी तरह सही हो तो उसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अमेंडमेंट के लिए तो अमेंडमेंट प्रोसीजर है ही, अगर हमें कुछ चेंजेस करनी हो तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो टोटल 266 सेक्शंस हैं और ये 11 चैप्टर्स में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और, ये सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है, इतना ही इजी नहीं है। मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद हम आगे टॉपिक के डेप्थ में जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी मैं आपको इन्फोर्समेंट डेट बता देती हूँ। 1 सितंबर 1872 ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। यहाँ पे जब हमारे पास 266 सेक्शंस टोटल हैं तो इस सेक्शन में आपके जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से है ये 1 से लेकर 75 तक जो कि जनरल प्रोविजंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ये जो जनरल प्रोविजंस हैं ये आपके अभी के लिए, सेमेस्टर के लिए और आगे मोस्ट ऑफ द स्टेट में जुडिशरी पर्सपेक्टिव से भी ये जनरल प्रोविजंस हमेशा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो 76 से लेकर 123 तक हैं ये रिमूव्ड हो गए हैं और ये अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। उसके बाद सेक्शन 124 से लेकर 238 तक स्पेशल प्रोविजंस की बात करते हैं। तो स्पेशल प्रोविजंस में जैसे आपके बेलमेंट, गारंटी और इस तरह के जो हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो 239 से लेकर 266 तक इसको हटा दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया और इसको पार्टनरशिप में बदल दिया गया। तो यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस जनरल प्रिंसिपल्स पे करेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स के बाद हम जो थोड़ा फोकस है वो इन पर भी करेंगे, जो कि हमारे क्या है स्पेशल प्रोविजंस पर भी करेंगे। तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट का नाम लूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम जो वीडियो है DLLB एंट्रेंस के लिए वो डेली बेसिस पे 7 बजे आ रही हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसको आगे तक मेंटेन रखने की। लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? अगर कोई मैं वीडियो 7 बजे ना अपलोड करूं तो यहाँ पे क्या आप मुझे उसके लिए सू कर सकते हो? नहीं कर सकते। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऑफर, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पूरा यहाँ पे समझने से पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगी, 2-3। हम पहले उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले अगर हम किसी एग्जाम्पल को देखते हैं तो हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें वो कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि हम उस कॉन्सेप्ट के जो टर्म्स होते हैं उस एग्जाम्पल से हम उसको रिलेट करके समझ पाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लो A ने B को एक ऑफ़र दिया अपने घर पे चाय पे बुलाने का, ठीक है। इस केस में क्या हुआ कि B नहीं गया, B चाय पे नहीं जाता है। एक तो ये आपका टी इनवाइट वाला ये केस है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पे मान लो ये सेल, ये जो 4th नंबर पे है मैं इसकी बात कर रही हूँ। इस वाले एग्जाम्पल में क्या होता है, एक्स जो है वो प्रॉमिस करता है वाई को कि प्रॉमिस नहीं, एक्स वाई से कहता है कि क्या तुम मेरी कार 1 लाख रुपए में खरीदोगे? वाई कहता है हाँ मैं तुम्हारी कार 1 लाख रुपए में खरीद लूँगा। तो एक्स कहता है ठीक है। ये 2 केसेस मैंने आपको बताए, ठीक है। अब आप ये दोनों ही एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे जो कंसेप्ट करेंगे तो हम इन्हीं दोनों एग्जाम्पल के बेसिस पे पूरा समझेंगे। सबसे पहले ऑफर क्या होता है? ऑफर यहाँ पे जब कोई पर्सन अपनी इच्छा बताता है कि उसको क्या करना है। ऑफर यानी कि कुछ सेल, परचेस, किसी भी चीज़ के लिए जब कोई वो अपनी इच्छा बताता है तो उसे ऑफर कहते हैं। ऑफर पर अभी हम पूरी डेप्थ में जाएंगे। जनरली पहले बहुत बेसिक चीज़ समझते हैं। जब ऑफर पे कोई एक्सेप्टेंस मिल जाती है, जैसे कि हम सेल वाले पे देखेंगे, एक्स ने क्या दिया, ऑफर दिया वाई को, ठीक है। वाई ने उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद दोनों में कंसिडरेशन हो गई। कंसिडरेशन कैसे? पहले एक्स ने वाई से कहा कि तुम मेरी कार खरीदोगे। फिर वाई ने एक्स से कहा
कि वाई ने एक्स से कहा ठीक है मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा 1,00,000 रुपये में। उसके बाद एक्स ने उसकी कंसिडरेशन, एक्स और वाई के बीच में कंसिडरेशन कैसे हुई, एक्स ने बोला ठीक है तुम मेरी कार खरीद लेना, और कंसिडरेशन यहाँ पे एक अमाउंट होता है जिसमें होता है जो आप इसमें सेल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उसमें जो आप पे करते हो, कंसिडरेशन अमाउंट दैट इज 1,00,000 रुपये। ठीक है, वो या तो रिफ्यूज़ करता या तो पेमेंट करेगा। ठीक है, ये दो ही चीज़ करेगा। अब यहाँ पे अगर अब ये क्या है, इसमें ये एक प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस यानी कि एग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन मिलके क्या बन गए, ये बन गया एग्रीमेंट। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं आए हैं, अभी हम एग्रीमेंट पर ही हैं। अभी आपको ये टर्म्स जो यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ आप अभी इसे मोटा मोटा समझ लीजिए, इनके डेप्थ पर आगे हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाए। ये तो हमारा हो गया एग्रीमेंट, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब किसी भी एग्रीमेंट में या किसी भी आपका जो प्रॉमिस है उसमें अगर लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, अगर वो लॉ इन्फोर्सिबल नहीं है तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को आप गेस कीजिएगा। सबसे पहले जो हमने टी इन वाइट वाला देखा था, टी इन वाइट वाले केस में क्या हुआ था कि क्या वो उसमें कंसीडरेशन थी, ए ने बी को बोला ठीक है मैं ए ने बी को बोला कि बी तुम मेरे घर चाय पे आना, और यहाँ पे बी जो है इस चीज़ को मान जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडरेशन क्या है, कंसीडरेशन मनी है। यहाँ पे आप कंसीडरेशन के साइड में मनी सिर्फ समझने और याद करने के लिए लिख सकते हैं मनी। ठीक है, तो क्या टी इन वाइट वाले में कंसिडरेशन हुई, कंसिडरेशन नहीं हुई, इसमें सिर्फ प्रॉमिस हुआ। प्रॉमिस यानी कि एक सोशल एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, एक सोशल एग्रीमेंट हुआ, लेकिन इसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं थी, तो ना ही इसमें कंसिडरेशन थी ना ही इसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी थी, तो पहला जो था वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। लेकिन अगर हम सेल वाला देखें तो सेल वाले में कंसिडरेशन उसने 1,00,000 रुपये पे किए, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी अपने आप यहाँ पे उसमें आ गई कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, सारे इसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल हुए हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये क्या बन जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी और ये सारे क्या हैं टर्म्स इसमें मौजूद हैं तो वो क्या बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स आपने जहाँ पे भी बनाए हैं वहाँ पे सबसे पहले आप इस चीज़ को ज़रूर लिखिए। ये आप हर जगह लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि आपको ना ये BHU में शायद एक क्वेश्चन आया भी था किसी साल कि आपको इनको अरेंज करना होता है कि कौन सी चीज़ कितने नंबर पे आती है। पहले ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, ये जो चीज़ें हैं ये टर्म्स भी पूछता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में ये अंतर है, जब किसी एग्रीमेंट की लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे हम कुछ इसके क्या करेंगे, आज हम दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं और ऑफर के बारे में। ठीक है, तो इसेंशियल सबसे पहले इसके इसेंशियल एलिमेंट अगर हम जनरली देखें तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होते हैं ज़्यादातर, जस इन पर्सोनम। ठीक है, जस इन पर्सोनम। जस इन पर्सोनम मतलब क्या है कि यहाँ पे राइट इन इंडिविजुअली, एक पर्सनली राइट जो होता है, प्राइवेट राइट होता है, वो जस इन पर्सोनम होता है। तो यहाँ पे कुछ इसेंशियल है। अब आप यहाँ पे इसेंशियल आपको नंबर 10 ध्यान रखने हैं, सेक्शन 10। सेक्शन 10 में 5 बेसिक जो है इसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं। 5 जो मोटे मोटे बहुत ज़्यादा मेजर इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उन्हीं में से आप कुछ और इसेंशियल एलिमेंट्स भी निकाल सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ लिखे हैं, लेकिन मैं आपको मेजर 5 भी बताऊंगी तो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो अगर हम पार्टीज़ की बात करें, पार्टीज़ क्या होनी चाहिए, अगर पार्टी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक सिंगल पर्सन खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। खुद से ही आप सेल्फ रेजोल्यूशन बनाते हो लाइक न्यू ईयर, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अ सिंगल पर्सन कांट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसके साथ ही जो है पार्टीज़ पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पार्टीज़ क्या होनी चाहिए, 18+ होनी चाहिए। अगर 18 साल से कम है तो यहाँ पे वो पर्सन माइनर होगा और माइनर कांट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। इसके साथ आप चाहें तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप एक केस का नाम लिख सकते हैं, मोहरी बेबी केस। ठीक है, मोहरी बेबी केस के हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट वो केस जो है वो माइनर के कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, तो केस का नाम में भी वो पूछ लें तो आप इसे लिख सकते हैं मोहरी बेबी। अब इसके साथ यहाँ पे 18+ होने चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। इसके अलावा वो पर्सन जो है वो बाय लॉ डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ कन्विक्ट पर्सन होते हैं जो एक्यूज्ड होते हैं,
उनको काफ़ी मतलब वेरी करता है अलग अलग सिचुएशन पे। तो समटाइम्स उनको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जो है वो प्रोहिबिट किया जाता है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ऐसे पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हम ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट है ऑफर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑफर है तो वो एक्सेप्ट भी होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस के साथ उसकी कंसिडरेशन होनी चाहिए। और इसके साथ यहाँ पे मेजर जो हमारा एलिमेंट है, अब पार्टीज हो गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट मेजर है हमारा म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट यानी दोनों पर्सन की जो कंसेंट है, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई के बीच में एग्रीमेंट है, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में हम वही वाला केस देख रहे हैं अभी हम, कार सेल वाला। तो दोनों के बीच में कंसेंट सेम अमाउंट पे बनी थी, सेम कार पे दोनों की कंसेंट थी। तो कंसेंट यहाँ पे कंसेंसस एट इडम, इसका मतलब होता है कि सेम चीज़ पे सेम सेंस में, ठीक है। दोनों को यहाँ पे क्या होना चाहिए कि क्लियरिटी होनी चाहिए। मान लो उस एग्जाम्पल में अगर एक्स के पास 2 कार होती, तो यहाँ पे उसे क्लियर ये करना होता कि कौन सी कार वो सेल कर रहा है या कौन सी कार वो सेल करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ की क्लियरिटी होना ज़रूरी है। अब उसके बाद यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन को ब्रेक में रखते हैं, फ्री कंसेंट देखते हैं। फ्री कंसेंट, क्योंकि अभी हमने इसको कंसेंट देखा है, म्यूचुअल कंसेंट के साथ हम फ्री कंसेंट को देखेंगे। दोनों की पार्टीज, जो दोनों पार्टीज है, ठीक है, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि जब कोई एक पर्सन जो है वो डोमिनेट पोजीशन पे होता है कि वो नीचे वाले पर्सन को डोमिनेट कर सके, ठीक है। डोमिनेट पोजीशन पे होता है, तो यहाँ पे वो नीचे वाले पर्सन को डोमिनेट करके अपना काम करवा सके इनडायरेक्टली। यहाँ पे जैसे कि कोई एम्प्लॉय होता है, जो होता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन हो गया, इस तरह से। उसके बाद होता है आपका क्वेश्चन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इसको जब हम यहाँ पे फ्री कंसेंट पढ़ेंगे आगे, तो हम इस चीज़ को क्लियर देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी हद तक जो है वो क्या है, वो वॉइडेबल होते हैं। और जो हमारा मिस्टेक है, वो मिस्टेक जो है वो वॉइडेबल है या वैलिड है, ये डिपेंड करता है एक पार्टी की मिस्टेक है या 2 पार्टी की मिस्टेक है। अब इसके साथ ही लीगल ऑब्लिगेशन, अगर लीगल ऑब्लिगेशन यानी लीगल रिलेशनशिप, जैसे कि हमने देखा था कि कार के एग्जाम्पल में लीगल रिलेशनशिप थी, लेकिन जो हमने टी वाला एग्जाम्पल देखा था, चाय वाला एग्जाम्पल देखा था, उसमें ए और बी के बीच में लीगल रिलेशनशिप नहीं थी। अब इसके साथ यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, यानी कि उसमें प्राइस होना चाहिए और कोई ऐसा नहीं कि फियर में कर रहा हो या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो। कंसिडरेशन बिल्कुल प्राइस में होनी चाहिए और बिल्कुल एक्चुअल होनी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट जैसे कि मान लो कुछ ऐसे जो होते हैं ना, जैसे कि कुछ मान लो इलीगल वेपन्स हो गए और कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई जिन्हें लॉ प्रोहिबिट करता है रखना, या जिनके बीच में कुछ इलीगल चीज़ें, कुछ भी इलीगल चीज़ें हो गई, कोई गन हो गई इलीगल हो गई जिसे रखना अलाउ नहीं है। तो आप ऐसे कैसे चीज़ पर बनाओगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो लॉफुल नहीं होगा, ठीक है। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए और बी के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए बी को अपनी गन देता है और कहता है कि तुम्हें 10 लोगों का मर्डर करके आना है एक दिन में, ठीक है, और मैं तुम्हें इसके बदले में 50 लाख रुपए दूंगा। बी क्या करता है, वो 10 लोगों का मर्डर करके आ जाता है, ए को गन वापस देता है। तो बी बोलता है मुझे मेरे पैसे दो, तो ये बोलते हैं मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा। तो यहाँ पे जो है बी ऐसे इस केस में क्या करता है, वो कोर्ट में नहीं जा सकते कि हाँ मुझे मेरे पैसे नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे जो इनका पूरा सब कुछ था वो लॉफुल नहीं था, नॉट डिक्लेयर्ड बाय लॉ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे कॉन्ट्रैक्ट करना जो है वो लॉ क्या करता है, वो प्रोहिबिट करता है कि आप किन्हीं चीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अगर आप उन चीज़ों पर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो, करोगे तो वो वॉइडेबल अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसके बाद यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी होता है, ये एग्रीमेंट के लिए भी होता है, क्योंकि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होके आते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें कि जो एग्रीमेंट है आपका वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इम्पॉसिबल कैसे कि जैसे कि मान लो आपने देखा होगा कई, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल सिखाते हैं प्यार मोहब्बत में चांद तारे तोड़ के लाने वाला। अब ये चांद तारे तोड़ के कोई बंदा ला ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है। चाहे आप इसका कितना भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, चाहे आप कितने भी प्रॉमिस कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे आप कितने भी रुपए की बेट लगा लो, ये इम्पॉसिबल एक्ट है। तो इम्पॉसिबल जो एक्ट है, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। और एग्रीमेंट है जो, इसके एसेंशियल में एक चीज़ और है, आप इसे ज़रूर देखना कि लिखना, एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन। ये एक सर्टेन और क्लियर होना चाहिए।
सर्टेन और क्लियर कैसे कि यहाँ पे जैसे आप देखो कि जैसे मैंने आपको कार का अभी हम जो एग्जांपल देख रहे थे, उसमें अगर उसके पास 2-3 कार होती और वो सिंपली ये बोलता क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, तो बी जो है उसको उसके माइंड में तो क्लियरिटी आती ही नहीं कि कौन सी कार बोल रहा है ये 1 लाख रुपए में। तो यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप साथ के साथ इसके नोट्स बना रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स के नोट्स नहीं हैं वो ज़रूर नोट्स बनाएं, क्योंकि हम आपका ये जो एंट्रेंस का अगर पेपर है, तो एंट्रेंस का पेपर तो एकेडमिक पेपर जैसे नहीं होता जहाँ पे आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट रिवाइज करके आप पेपर दे दो। तो ऐसे में आपके पास नोट्स होने चाहिए, चाहे आपके सेल्फ मेड नोट्स हो चाहे कहीं के भी नोट्स हो, बट आप नोट्स खुद बनाओ। किसी के कॉपी किसी से मांग के उसके नोट्स नहीं पढ़े जाते। कभी भी खुद नोट्स बनाओ, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप नोट्स ज़रूर बनाओ, क्योंकि नोट्स से ही बहुत अच्छी रिवीजन होती है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इसके साथ एक बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें जो क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन इसमें यहाँ नहीं लिखा है, बट आप उन्हें लिखिए। इन्फोर्सिबिलिटी के बेस पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। इन्फोर्सिबिलिटी के बेस पे कैसे कि वैलिड, बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, वैलिड जो है, तो यहाँ पे वैलिड इन्फोर्सिबिलिटी के बेस पे है। तो जब अगर आप सेक्शन 10 को फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा। उसके बाद आपका वॉइड है, ठीक है। वॉइड मतलब क्या होता है कि जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं हो सकता, ठीक है, वो इन्फोर्सिबल बाय नहीं हो सकता। और इसके बाद यहाँ पे है वॉइडेबल, ठीक है। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है कि कोई जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले तो वैलिड था, लेकिन बाद में ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि वो वॉइड हो जाता है, वॉइडेबल की स्टेज पर आ जाता है, जहाँ पे अगर एक पार्टी कंसेंट दे तो वो वैलिड हो जाएगा। अगर कंसेंट उसे नहीं मिलती है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो वॉइडेबल एक पार्टी के ओपिनियन पे डिपेंड करता है वो वैलिड होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे एक पहला जो हमारा था वो क्लासिफिकेशन उसके इन्फोर्सिबिलिटी के बेस पे था। सेकंड फॉर्मेशन के बेसिस पे आप देखोगे एक्सप्रेस भी होता है और इम्प्लाइड भी होता है। एक्सप्रेस में क्या होता है कि आप बाय ओरल, मुंह से या लिख के बताते हो, ठीक है। इम्प्लाइड मतलब होता है एक्ट से करना। एक्ट से मतलब कि आप जो उसमें कहा गया है आप वो एक्ट के थ्रू कर दो या ओमिशन के थ्रू कर दो। और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन भी होते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सिर्फ हाफ कंसेंट होती है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो सिर्फ नाम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी यूनिलेटरल बायलेटरल होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक मेन टॉपिक आज करेंगे, वो है ऑफर, और इसके साथ यहाँ पे इसके इसेंशियल्स क्या है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यहाँ पे लिखा है, बट ऑफर ही अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑफर और इसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलते हैं और इनकी कंसिडरेशन हो जाती है, कंसिडरेशन क्या है, मनी, ठीक है, कंसिडरेशन मनी है। आप जब पूरा देखोगे सारी वीडियो, आप जब आप सारी वीडियो सीरियल वाइज देखोगे तभी आपको समझ आएगा। और जैसे कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज़ चलेगी, जल्द से जल्द ख़त्म करूँगी मैं कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज़। तो यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पर इसको देखना है, ताकि आपके साथ के साथ नोट्स भी बन जाएँ। और जब भी आप क्लास देखें तो आप अपनी कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठें और उसको कंटिन्यू जो है वो मेंटेन करें। तो कंसिडरेशन जो है वो मनी है। उसके बाद ये क्या बनेगा, ये एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट में लॉ इन्फोर्सिबिलिटी आएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। अब ऑफर क्या है, ऑफर एक स्टार्टिंग पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट का। ऑफर एक स्टार्टिंग पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट का, और ऑफर जो है वो खुद अपने आप में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी क्रिएट नहीं करता, लीगल रिलेशनशिप ऑफर अपने आप में नहीं क्रिएट करता, ठीक है। तो अगर ऑफर की मैं बात करूँ तो सेक्शन 2 क्लॉज ए में ऑफर के बारे में कहा गया है। तो ऑफर में क्या होता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है, ठीक है। सिग्निफाई क्या करता है, यहाँ पे वो एक चीज़ सिग्निफाई करता है, अपनी विलिंगनेस, ठीक है, अपनी इच्छा वो बताता है उसको। और वो जो विलिंगनेस है, यहाँ पे जो विलिंगनेस है, आप इसका मीनिंग ज़रूर लिखिएगा, वो फाइनल विलिंगनेस है, यानी कि अब उसमें कुछ चेंजेस उससे नहीं करना, फाइनल विलिंगनेस, ठीक है। अब यहाँ पे टू डू और टू ऑब्स्टेन, यहाँ पे एक्ट है, बताती हूँ अभी इसको। तो टू डू, इसमें जब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, टू डू और टू ऑब्स्टेन है, ठीक है, ऑब्स्टेन। अब टू डू का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप कोई एक्ट कर रहे हो और
यहाँ पे टू अब्सटेन क्या है, जैसे एक्ट में मैं बता देती हूँ कि ए ने बी को बोला क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1,00,000 रुपये में, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ये टू डू यानी कि कोई एक्ट आप कर रहे हो। उसके बाद अब्सटेन करना जैसे कि कुछ रोकना, ये नेगेटिव सेंस में होता है कि क्या नहीं करना है आपको। आप ये बता रहे हो कि आपको क्या नहीं करना है। जैसे कि मान लो किसी ने किसी से पैसे दिए और ये बोला कि मैं वापस कर दूंगा, बट वो अभी वापस नहीं कर रहा, या बोल रहा है मैं आधे अभी वापस करूंगा आधे वापस नहीं करूंगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। ऑब्स्टेन मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में है। तो यहाँ पे कुछ करने से वो कर रहा है या उसको ऑब्स्टेन कर रहा है। और यहाँ पे क्या है कि वो इस पूरे ऑफर में क्या है, सामने वाले पर्सन की एसेंट की ज़रूरत है, एसेंट लेगा। तो ये पूरा जो एक्ट और ऑब्स्टिनेंट है, ये पूरा सब क्या कहलाएगा, प्रपोजल कहलाएगा और ऑफर कहलाएगा। ऑफर और प्रपोजल एक ही होते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पे आपको साथ के साथ एक डिफरेंस इसमें क्रिएट कर देती हूँ कि उसका इसके साथ एक आप और लिखिएगा, क्या बोलते हैं उसको, इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर आप ज़रूर इसमें आप समझ लीजिए दोनों में क्या फ़र्क होता है, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में। ऑफर के एग्जांपल अब हमने इतने सारे देख लिए, अब मैं आपको इन्विटेशन टू ऑफर का एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आप मार्केट में गए, आप जैसे देखते हो मॉल्स में या कोई भी किसी भी शॉप में बाहर जो है वो कुछ चीज़ें दिखाई जाती है। तो समटाइम्स जैसे कि किसी ड्रेस पर कोई ऑफ होता है या कुछ भी होता है, किसी ड्रेस का प्राइस टैग लगा के उस ड्रेस को बाहर लगाया होता है। मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं, आप शॉप पे देखते हैं एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस टंगी हुई है, उस पर आपने देखा कि इसका 1000 रुपीज़ प्राइस है। तो आप उस शॉप के अंदर जाते हो, तो जब आप वहाँ पे शॉपकीपर से कहते हो आई वॉन्ट टू बाय दिस ड्रेस एट द प्राइस ऑफ 1000 रुपीज़। अब यहाँ पे इस चीज़ में आप ये देखिए कि जो शॉपकीपर ने बाहर उस ड्रेस को लगाया था उसके प्राइस के साथ, उसने आपको इन्विटेशन टू ऑफर दिया था, आपको उसने इनवाइट किया था। आप शॉप के अंदर गए, आपने उस शॉपकीपर से बोला कि आई वॉन्ट टू बाय दिस ड्रेस, ठीक है, तो आपने उससे ऑफ़र दिया। यहाँ पे ऑफ़र जो है उससे आपने दिया, उसने आपको नहीं दिया, और उसके बाद पूरा प्रोसेस वैसे ही चलेगा। ये छोटा सा डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र में। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ इसेंशियल चीज़ें कर लेते हैं। उससे पहले ऑफ़र के लिए यहाँ पे जो दोनों पार्टीज़ होती हैं उनको क्या कहते हैं, ऑफरर और ऑफरी, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप इसे देख लेना, ज़रूर लिखना है, ये समटाइम्स पूछ लेते हैं। तो ऑफरी, ऑफरर यानी कि कौन वो पर्सन होता है जो ऑफ़र को बना रहा है, हु मेक्स द ऑफ़र। उसके बाद जो ऑफरी है, ऑफरी वो पर्सन है जो उस ऑफ़र को टू होम ऑफ़र इज़ मेड, जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया है, ठीक है। तो ऑफरी को प्रोमिसी भी बोलते हैं और ऑफरर को प्रोमिसर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम ऑफ़र के बारे में पढ़ेंगे, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी, वो एग्जांपल्स मैं केसेस के ही उठाऊंगी, वो प्रिज्यूम्ड एग्जांपल नहीं उठाऊंगी। तो केसेस के एग्जांपल इसलिए ताकि जब आप इसको सेमेस्टर में पढ़ें या आप इसे अभी भी लिखना चाहें अगर केस का नाम, तो आप इसे लिख सकते हैं, ये आपको हेल्प ही करेगा। पहली जो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, इसेंशियल रूल जो है ऑफ़र के, कि ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन, ठीक है। ऑफ़र किस पर्सन से कम्युनिकेट होने चाहिए, अदर पर्सन से, जो जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया है। इसमें जैसे हम देखते हैं एक केस होता है कि यहाँ पे एक जो पर्सन होता है उसका जो है वो भतीजा खो जाता है, तो जो उसका सर्वेंट होता है वो फटाफट उसके भतीजे की तलाश में चला जाता है। तो जब वो उसके तलाश में चला जाता है, ए क्या करता है इस केस में, एक एडवर्टीजमेंट दे देता है 1,00,000 रुपए की, कि जो भी इसको ढूंढ के लेकर आएगा मेरे भतीजे को, मैं उसको 1,00,000 रुपए दूंगा। तो उसके बाद जब सर्वेंट आ जाता है, सर्वेंट उसके भतीजे को ढूंढ के ले आता है, तो बाद में सर्वेंट को पता चलता है कि ये तो यहाँ पे जो है वो क्या है कि ये इस तरह से इसने एडवर्टीजमेंट निकाली थी। तो इस केस में वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो सर्वेंट है, सर्वेंट को इस चीज़ के बारे में पहले नहीं पता था, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं थी। ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त केस है, तो ये इस केस में ये हुआ था। इसके साथ यहाँ पे सेकेंड जो चीज़ है, ऑफर जो है वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, सामने वाले पर्सन की कंसेंट उसमें होनी चाहिए। सामने वाले पर्सन की कंसेंट या एसेंट होनी ज़रूरी है। अगर सामने वाला पर्सन एसेंट नहीं देगा, कंसेंट नहीं देगा, तो ऑफ़र जो है वो ऐसे ही रिफ्यूज़ हो जाएगा। इसके बाद ऑफ़र क्लियर और सर्टेन होना चाहिए, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद ऑफ़र क्या होना चाहिए, ऑफ़र मस्ट बी कैपेबल टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप।
लीगल रिलेशनशिप क्रिएट किस तरह से होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में मान लो एक छोटा सा एग्रीमेंट होता है, या हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हें नेकलेस ला के दूंगा, या मतलब इसमें जो बेलफोर वर्सेस बेलफोर का केस है उसमें फैक्ट आपको मतलब मैं एग्जांपल की तरह ही आप लीजिए कि हस्बैंड जैसे अपनी वाइफ को बोलता है मैं तुम्हें मंथली इतने रुपए दूंगा, लेकिन वो दे नहीं पाता, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो वाइफ हस्बैंड पे क्लेम नहीं कर सकती हस्बैंड के खिलाफ कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुई थी। ये सिर्फ ऐसे ही म्यूचुअली मतलब हमने आपस में जैसे प्रॉमिस किया वैसे होता है ये। तो इसके साथ यहाँ पे जो है वो क्या होनी चाहिए, ऑफर एक फाइनल विलिंगनेस होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मान लो ए ने बी को बोला, हम कार वाला ही एग्जांपल लेंगे, ए ने बी को बोला कि तुम मेरी कार 1 लाख रुपए में खरीदोगे, बी के मन में था हाँ मैं इसकी कार 1 लाख रुपए में खरीदूंगा, बी ने ए से कुछ नहीं कहा, बी घर आया, बी ने 1 लाख रुपए निकाले और ड्रॉर में रख दिए। उसके बाद बी ने सोचा बी ने मन में ही सोचा कि मैं कल इसके जाके जो है वो कार खरीद लूंगा 1 लाख रुपए में, लेकिन अगर उसी बीच में ए उस कार को किसी और को बेच दे, ठीक है, ए उस कार को किसी और को बेच दे, तो यहाँ पे बी जो है उसे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ए ने उस पर्सन को तो अपनी फाइनल विलिंगनेस नहीं बताई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑफर के रिगार्डिंग और क्या चीज़ें हैं कि ऑफर जो है वो क्वेश्चन आंसर से डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने अपने जो है मान लो ए ने 1 लाख रुपए बोले तो आप बी ने क्या बोला 80,000 रुपये, ऐसे नहीं। यहाँ पे दोनों के बीच में जो क्वेश्चन और आंसर जो भी वो जिस फॉर्म में पूछ रहा है वो आंसर उसी फॉर्म में होना चाहिए और उसी अमाउंट के बीच में उसी अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, और ऑफ़र जो है यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफ़र से डिफरेंट होना चाहिए, और इसके साथ यहाँ पे ऑफ़र जो है वो एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन कैसे, यहाँ पे कि मान लो ए जो है उसको पता है कि भाई बी, मैं बी को ऐसे बोलूँगा, बी तो मेरी बात नहीं मानेगा। ए जो है, एक एग्जांपल देती हूँ इस बात को समझाने के लिए कि ऑफ़र जो है वो एक सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से किस तरह से डिफरेंट है। मान लो ए के पास कार नहीं है, तो ए जानता है कि बी जो है, बी के पास इतने पैसे तो है नहीं है, कार तो खरीदेगा नहीं। ए ऐसे ही बोल देता है बी को कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, 1 लाख रुपए की है, ये कार है, ऐसी है, वो प्रिज्यूम्ड चीज़ें बता देता है। तो बी क्या बोलता है, हाँ मैं तो खरीदूंगा। तो ऐसे केस में क्या है कि ए की जो इंटेंशन है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरे पास है नहीं है, मेरे को सेल नहीं करनी। उसकी इंटेंशन वही होनी चाहिए कि अगर वो पर्सन जो है वो एग्री हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो मैं उसको इंटेंशनली परफॉर्म करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके साथ। और नेक्स्ट जो चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो कोई ऑफ़र है, समटाइम्स कुछ ऑफर्स जो हैं वो वर्ल्ड एट लार्ज होते हैं, जनरल ऑफर्स होते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप उस केस का नाम ज़रूर लिखिए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल। ठीक है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल जो केस है उसके फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और फैक्टिक्स से क्योंकि आपको पूरा समझ में आएगा, तो यहाँ पे बहुत ब्रीफ में मैं बता देती हूँ। इसमें ये बात हेल्ड हुई थी कि अगर कोई ऑफ़र जो है, सबसे पहले तो ऑफ़र जनरल ऑफ़र्स भी होते हैं। अगर कोई ऑफ़र, जैसे इसमें ये कहा गया था कि आप इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आप किसी पर्टिकुलर जो आपकी एक प्रॉब्लम है उसको वो आपकी ठीक हो जाएगी, तो ये एडवर्टीज़मेंट निकाला जाता है। तो इसमें जो विक्टिम होते हैं तो वो जो प्लेंटिफ होता है वो उसके टर्म्स और कंडीशन के थ्रू उसको यूज़ करता है, बट उसको ठीक नहीं होता वो, तो वो कंपनसेशन क्लेम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन आपकी एडवर्टीजमेंट के टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करता है, अगर आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू कोई ऑफ़र देते हो, तो वो ऑफ़र जो है यहाँ पे आपका वो क्या होगा, वो एक जर्नल ऑफर होगा, वो सबके लिए होगा जो पर्सन इसके टर्म्स और कंडीशंस को क्या कर रहा है, वो फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में जर्नल ऑफर का प्रिंसिपल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। और इसके बाद यहाँ पे जो है एक और इससे रिलेटेड केस है, यहाँ पे हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल का केस है। तो इसमें भी जो एक बॉय मिस हो जाता है, तो उसमें जैसे ही वो बॉय मिस होता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दी जाती है कि अगर ये किसी को मिलेगा, कोई इसे ढूंढ के लाएगा, तो इसके एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा। तो ये जो ऑफर है ये सबके लिए है, तो जो भी उसको ढूंढ के लाएगा उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ ऑफर जो है वो पूरी तरह से एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए, और ये ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो ऑफर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्यों होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कंसेंट होनी चाहिए वो पूरी तरह से बताना चाहिए आपको, मन में नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से आपको ऑफर जो है
वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने ऑफर करा। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे हम और इसके आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।